बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में एबनॉर्मल इम्यून रिएक्शन होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि ग्रुप ए बीटा स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकल थ्रॉट या टॉन्सिलाइटिस या स्किन का जब इन्फेक्शन करवाते हैं काज उसकी बनते हैं, तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि फिर जाके ग्लोमेरुलस को ब्लॉक करना शुरू कर देता है। अब ग्लोमेरुला या तो फिर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन से ब्लॉक होगा या फिर वो एक्सेसिवली परमिएबल हो जाता है। जब वो एक्सेसिवली परमिएबल होता है तो आरबीसीज और प्रोटीन की जो है वो लीकेज होना शुरू हो जाती है। आरबीसीज और प्रोटीन जब लीक होना शुरू करते हैं तो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के थ्रू जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। ये है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का सारा प्रोसीजर जो मैंने आपको पहले भी बताया था। इसमें क्या होगा कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा और वो इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स ग्लोमेरुलस के अंदर इंटरैप हो जाएगा। ठीक है, इंटरैप होने के बाद क्या होगा कि जो सेल्स हैं वो प्रोलिफरेट करना शुरू कर देंगे, डब्ल्यूबीसीज भी इंटरैप हो जाएंगे, या तो वो ब्लॉक हो जाएगा या फिर वो एक्सेसिवली परमिएबल हो जाएगा और कंप्लीट रीनल शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, और एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो हुई होती है वो 2 वीक्स के अंदर खत्म भी हो सकती है और किडनी अपने नॉर्मल फंक्शन की तरफ जा भी सकती है। बट अगर ये इन्फ्लेमेशन जो है वो कंटिन्यू रहती है तो कंप्लीट रीनल शट डाउन रहेगा, कंटिन्यू रहेगा और जो है वो अल्टीमेटली 8 to 14 डेज के अंदर जो है वो पेशेंट की डेथ हो जाती है। अब हम बात करेंगे ट्यूबुलर नेक्रोसिस की कि ट्यूबुलर नेक्रोसिस जो है वो क्या क्या करता है और किस वजह से होता है और क्या फंक्शंस इसके अंदर जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। तो ट्यूबुलर नेक्रोसिस में बेसिकली डिस्ट्रक्शन हो रही होती है एपिथेलियल सेल्स की, और इसके अंदर क्या होता है कि हम जैसे नेम से ही ये इंडिकेट कर रहा है कि नेक्रोसिस हो रही है, टिश्यू डेथ हो रही है। उसकी वजह से क्या होगा कि सवेरे स्कीमिया हो जाएगा क्योंकि सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन जो है वो एपिथेलियल सेल्स को प्रॉपर नहीं मिलेगी। अब इसके रीजन डिफरेंट हो सकते हैं, या तो फिर सर्कुलेटरी शॉक होगा जो कि इंपेयर करेगा ब्लड सप्लाई को, और स्कीमिया अगर प्रोलॉन्ग्ड हो जाए तो डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगी एपिथेलियल सेल्स की, और वो एपिथेलियल सेल्स क्या होंगे कि वो स्लफ ऑफ होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और जाके क्या करेंगे ये एपिथेलियल सेल्स, फॉर एग्जांपल अगर ये टिब्यूल है और इसके एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे तो वो अल्टीमेटली नेफ्रॉन में जाएंगे। ठीक है, ये नेफ्रॉन है और इसकी कोई टिब्यूल के अंदर चले जाएंगे तो इसको क्या करना शुरू कर देंगे, प्लग करना शुरू कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। और अगर ब्लड फ्लो नॉर्मल हो भी जाए, क्योंकि ये किसी वजह से हो रहा है कि ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं मिल रहा, अगर ब्लड फ्लो नॉर्मल हो भी जाए तो ये जो नेफ्रॉन है ये तो प्लग्ड है ना, ब्लड फ्लो नॉर्मल हो भी जाए तो हमें इसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि ये ब्लॉक हो चुका है। तो इसलिए यूरिन आउटपुट जो है वो इन नेफ्रॉन से जो है कम्प्लीटली नहीं सिक्रीट हो पाता, यूरिन आउटपुट प्रॉपर नहीं बॉडी से बाहर जा पाता। तो ये क्या होता है कि ये सारी काजेज किसकी हैं, ट्यूबुलर नेक्रोसिस की। इसके अलावा कोई पॉइजन या टॉक्सिन या मेडिकेशन जो कि यहाँ पर लिखी हुई है मैंने, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, हैवी मेटल्स हो गई, ये सारी मेडिकेशंस भी जो है वो रीजन बन सकती हैं एपिथेलियल सेल्स और उनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करने की, और इसकी वजह से अल्टीमेटली क्रोनिक रीनल फेलियर हो जाता है। अब हम बात करें अगर पोस्ट रीनल फेलियर की, तो पोस्ट रीनल फेलियर में हमारे पास आता है कि बायलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए यूरेटर्स की। ठीक है, या क्यों हो जाए, अब इनकी ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होगी, लार्ज स्टोन्स की वजह से कोई ब्लड क्लॉट बन गया या फिर ब्लड और यूरेथ्रा की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, यानी किडनी के आगे जितना भी यूरिनरी आउटफ्लो का सिस्टम है वो सारा अगर ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है और वो इसलिए हो रहा है कि किडनी स्टोन बन गया, ब्लड क्लॉट्स या कोई भी दूसरे रीजन जो उसके पाथवे को जो है वो हिंडर कर रही है, तो ये सारी रीजन जो है वो पोस्ट रीनल एक्यूट फेलियर की बनती है। अब हम इसके जो है वो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स देखेंगे। अच्छा, जो ट्यूबुलर नेक्रोसिस थी वो अक्यूट रीनल फेलियर की काज में आ रही थी। क्रोनिक रीनल फेलियर के काजेज में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी आता है। ठीक है, नेफ्रोसेक्लेरोसिस भी आती है। वो रीजंस मैं आपको नेक्स्ट दूंगी। मैंने पहले आपको कह दिया था कि ट्यूबुलर नेक्रोसिस जो है वो क्रोनिक रीनल फेलियर की काज है, बट ट्यूबुलर नेक्रोसिस इज द मेजर काज ऑफ द एक्यूट रीनल फेलियर। अब हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की बात करें तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में क्या होगा कि वाटर या वेस्ट मेटाबॉलिज्म, हमें पता है कि यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होना है। अब रीनल फेलियर होना शुरू हो गया, रीनल फेलियर हो चुका है, तो क्या होगा कि ये वाटर वेस्ट मेटाबॉलिज्म बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होगा और अल्टीमेटली क्या होगा कि इनकी रिटेंशन होना शुरू हो जाएगी ब्लड और आईसीएफ में, और एडिमा और हाइपरटेंशन हो जाएगा। अब मैंने पहले आपको स्टार्ट में चैप्टर के स्टार्ट की वीडियो में बताया था कि हम डाययूरेटिक्स देंगे तो कि फिर एडिमा और हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में यूज होंगे। इसके अलावा हमें पता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स भी जो है वो बॉडी से बाहर नहीं जा पा रहे, तो पोटाशियम और हाइड्रोजन की रिटेंशन भी होना शुरू हो जाएगी और हाइपरकलीमिया और एसिडोसिस होगी, और फर्दर जो है वो एसिडोसिस हाइपरटेंशन को एग्रवेट करेगी, और हाइपरकलीमिया में क्या होगा कि कार्डिक इफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे और कंप्लीट एंजीरिया भी हो सकता है, यानी कंप्लीटली रीनल शट डाउन भी हो सकता है, और इसकी वजह से फिर
डेथ हो जाएगी। और क्रॉनिक रीनल फेलियर में अब हम बात करेंगे क्रॉनिक रीनल फेलियर की, तो इसमें प्रोग्रेसिव, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि प्रोग्रेसिव लॉस होगा फंक्शनिंग नेफ्रॉन्स का, यानी कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपने फंक्शन जो है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा उनका। ये नहीं कि अचानक अब्रप्ट जो है वो एक्यूट रीनल फेलियर में तो अब्रप्ट लॉस होता है ना फंक्शन का, लेकिन क्रॉनिक रीनल फेलियर में प्रोग्रेसिव लॉस होगा और ये तब तक जो है वो नॉर्मल अपना फंक्शन किडनी परफॉर्म करती रहती है अनटिल अनलेस कि 70 to 75% जो नेफ्रॉन्स है उनका फंक्शन खत्म हो गया। ठीक है, अगर 70 to 75% से लेस देन जो है वो डेटोरेशन हुई है, यानी अगर 20-50 तक है, तो रिमेनिंग नेफ्रॉन्स जो हैं वो अपना फंक्शन जो है वो ज्यादा उनको ब्लड सप्लाई मिलना शुरू हो जाती है, वो कंपनसेशन कर देते हैं उन डिस्ट्रक्ट हुए नेफ्रॉन की। और इसके काजेस में जो है वो डिफरेंट रीजंस है, मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। अब इसकी काजेज में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी आ सकते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिक के अलावा वेस्कुलर डिसऑर्डर्स भी आ सकते हैं, अगर ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल रही, कोई मेडिकेशन भी आ सकती है, ड्रग वगैरह आ सकते हैं। तो इसकी वेरियस काजेज हैं जो कि इस क्रॉनिक रीनल फेलियर की वजह बनती है। इसमें कंजेनिटल डिसऑर्डर्स भी आ जाएंगे, इन्फेक्शंस भी आ जाएंगे, यूरिन ट्रैक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन भी आ जाएगी, तो इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी आ सकते हैं। तो ये सारी रीजंस जो हैं वो क्रॉनिक रीनल फेलियर की वजह बनती हैं। अब आगे हम वन बाय वन इनको डिटेल में पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि विशियस साइकिल जो कि क्रॉनिक रीनल फेलियर की वजह बनता है और एंड स्टेज रीनल डिजीजेस की वजह से होता है। हमें पता है कि अगर प्राइमरी किडनी डिजीज हो गया है तो नेफ्रॉन का नंबर जो है फंक्शनिंग नेफ्रॉन्स का वो कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फंक्शनिंग नेफ्रॉन्स का नंबर कम होना शुरू हो गया तो जो रिमेनिंग नेफ्रॉन्स होंगे उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, उनकी वेजोडाइलेशन हो जाएगी, और इसके अलावा आर्टीरियल प्रेशर को हम ज्यादा करेंगे ताकि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का रेट है और ग्लोमेरुलर प्रेशर है वो मेंटेन रहे। तो अल्टीमेटली रिमेनिंग नेफ्रॉन्स की जब हाइपरट्रॉफी एक लेवल से ज्यादा एक्सीड करना शुरू हो जाएगी, उनकी वेजोडाइलेशन बहुत ज्यादा देर तक वो वेजोडाइलेटेड रह रहे हैं, तो क्या होगा कि ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस होना शुरू हो जाएगी, ग्लोमेरुलर प्रेशर भी बहुत ज्यादा है, तो नेफ्रॉन्स की डिस्ट्रक्शन भी होना शुरू हो जाएगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा देर तक एक चीज है। ठीक है, एक मशीन की अगर हम एग्जांपल लें तो वो नॉर्मल फंक्शन अपना परफॉर्म करेगी, और अगर हम उसके ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड कर डाल देंगे तो वो क्या होगा कि अल्टीमेटली उसके जो स्क्रू हैं, वो जो सारी चीजें हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगी, वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगी। तो इसी तरह ये नेफ्रॉन्स जब बहुत देर तक हाइपरट्रॉफिड कंडीशन में रहेंगे, उनकी वेजोडाइलेशन रहेगी, आर्टीरियल प्रेशर ज्यादा रहेगा, ग्लोमेरुलर प्रेशर ज्यादा रहेगा, फिल्ट्रेशन का रेट जो है वो नेफ्रॉन में बहुत ज्यादा हो रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि नेफ्रॉन्स की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, ग्लोमेरुलस के अंदर उसकी स्क्लेरोसिस स्टार्ट हो जाएगी, और जो रिमेनिंग नेफ्रॉन्स हैं उनकी भी डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगी। जब ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस हो जाएगी, फिर बाद में इस्कीमिया होगा, तो जो नेफ्रॉन्स मौजूद हैं उनको ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल पहले 70% डिस्ट्रॉय हुए थे और बाद में क्या हुआ है कि वो 80% तक चले गए हैं, तो रिमेनिंग 20% पे मजीद वर्कलोड ज्यादा हो जाएगा, वो रिमेनिंग 20% मजीद जल्दी जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह एक विशियस साइकिल जो है वो एंड स्टेज रीनल डिजीज की तरफ ले जाता है, और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है वो भी इसकी काज बनती है। इसके अलावा ओबेसिटी में जब हाइपरटेंशन और डायबिटीज ओबेसिटी जिसकी वजह बनती है, तो वो भी इन रीनल फंक्शन को फर्दर वर्क कर देती है। अब हम बात करेंगे इंजरी टू रीनल वेस्कुलेचर, वो भी एंड स्टेज रीनल डिजीज की जो है वो वजह बनती है। अगर हम इसके अंदर देखें तो 3 मेजर काजेज हैं जो कि एंड स्टेज रीनल डिजीज की वजह बन रहे हैं। उसके अंदर आती है पहले ऊपर एथीरोस्क्लेरोसिस थी। ठीक है, ये एथीरोस्क्लेरोसिस, उसके बाद एथीरोस्क्लेरोसिस में हमें पता है कि क्या होगा कि प्लैक्स बनना शुरू हो जाएंगे, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे वेसल्स के अंदर। इसके अलावा फाइब्रोमस्कुलर हाइपरप्लेजिया हो जाएगा जो कि वेसल्स के अंदर जो है वो इनके फाइबर्स को जो है उनके नंबर को ज्यादा करना शुरू हो जाएगा। हाइपरप्लेजिया का पता है कि उसके अंदर अगर मसल्स के अंदर ही हो जाए तो उसके अंदर जो है वो फाइबर्स की अमाउंट जो है वो ज्यादा होना शुरू हो जाती है। इस तरह उसके फाइब्रोमस्कुलर हाइपरप्लेजिया हो जाएगा वेसल के अंदर। और नेफ्रोस्क्लेरोसिस में क्या होगा कि जो स्मॉल आर्टरीज और एफरेंट आर्टीरियोल्स थे उनके अंदर क्या होगी, लीकेज होगी प्लाज्मा की थ्रू द इंटीमल मेम्ब्रेन, और फिर क्या होगा कि उसकी जो मीडियल लेयर है उसके अंदर फाइब्रोनॉइड्स बनना शुरू हो जाएंगे, और वो फाइब्रोनॉइड्स क्या करेंगे, प्रोग्रेसिवली बेजल को थिक करना शुरू कर जाएंगे। अब बेजल की जब थिकनिंग होगी तो क्या होगा कि उसकी कंस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगी, और जब उसकी कंस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगी तो हमें पता है कि स्मॉल वेजल्स, जो स्मॉल रीनल वेजल्स होती हैं, उनकी कोई कोलेटरल सर्कुलेशन नहीं होती, और जब उनकी कोई कोलेटरल सर्कुलेशन भी नहीं है और प्रोग्रेसिव उनकी थिकनिंग भी हो रही है, फाइब्रोनाइड्स उनके अंदर बन गए हैं, तो अल्टीमेटली फिर क्या होगा कि डिस्ट्रक्शन ही हो जाएगी ना नेफ्रॉन की, उनको कोई एडिक्वेट ब्लड सप्लाई भी नहीं मिल रही, उनके अंदर डिपॉजिट्स नहीं है फाइब्रोनाइड्स के, तो किडनी जो है वो फाइब्रोइड टिश्यू जो है वो उसको रिप्लेस करना शुरू कर देगा, उसका जो नॉर्मल
जो बना हुआ है उसका स्ट्रक्चर, उसको क्या करेगा कि फाइबर टिश्यू जो है वो रिप्लेस करना शुरू कर देगा, क्योंकि इस्कीमिया हो गया, उसकी टिश्यू की डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो गई हुई है। अब आगे ग्लोमेरुलोसेक्लेरोसिस में भी यही होता है, लेकिन वो क्या होता है कि वो नेफ्रोसेक्लेरोसिस नेफ्रॉन के अंदर होती है, ग्लोमेरुलोसेक्लेरोसिस ग्लोमेरुलस के अंदर होगी। वहां पर भी यही होगा कि लीकेज होगी प्लाज्मा की थ्रू द इंटीमल मेम्ब्रेन, यानी जो डीपेस्ट लेयर है वेसल की, और फाइब्रोनाइड्स बनना शुरू हो जाएंगे उसके मीडियल लेयर में, और प्रोग्रेसिवली वेसल की थिकनिंग होगी, और अल्टीमेटली उसकी कोई कोलेटरल सर्कुलेशन नहीं है, वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है, तो डिस्ट्रक्शन हो जाएगी ग्लोमेरुलस की। अब एजिंग जब होती है तो कहते हैं आफ्टर 4 डेकेड्स ऑफ लाइफ, तो क्या होता है कि अल्टीमेटली कुछ ना कुछ हर पर्सन के अंदर जो है वो नेफ्रॉन को डैमेज होता है, नेफ्रोसेक्लेरोसिस जो है वो देखी गई है। तो एजिंग भी इसकी एक रीजन है। इसके अलावा अगर हाइपरटेंशन और डायबिटीज भी है इस पेशेंट को, तो जो बिनाइन नेफ्रोसेक्लेरोसिस है वो अल्टीमेटली जो मैलिग्नेंट नेफ्रोसेक्लेरोसिस है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अगर वो ब्लैक पीपल के अंदर देखा गया है कि कंपेयर टू द वाइट पीपल ऑफ द सेम एज, यानी ब्लैक और व्हाइट सेम एज के हैं और उनको अंदर देखा गया, तो ब्लैक के अंदर जो ग्लोमेरुलो और नेफ्रोसेक्लेरोसिस है वो ज्यादा है, उसका रेट जो है वो ज्यादा है, और इसकी कोई काज अभी तक जो है वो देखी नहीं गई। इनहेरिटेड या जीन के अंदर कोई वेरिएशंस हो सकती हैं जिसकी वजह से ब्लैक पीपल के अंदर ये जो है वो ज्यादा है। अब हम देखेंगे कि क्रॉनिक रेनल फेलियर में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है वो किस तरह क्रॉनिक रीनल फेलियर की वजह बनता है। तो अगर प्राइमरी किडनी डिजीज है, यानी वजह किडनी के अंदर ही है, उसकी ब्लड वेसल उसके ग्लोमेरुलस को डैमेज हो रहा है, तो प्राइमरी किडनी डिजीज भी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह बन सकती है। इसके अलावा सेकेंडरी किडनी डिजीज के अंदर एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसको हम कहते हैं लूपस एरिथ्रोमेटोसिस, जिसके अंदर भी वही वाली सेम वजह बनेगी कि इन्फ्लेमेशन होगी, ठीक है, डैमेज होगा कैपिलरी लूप्स को, ग्लोमेरुलस के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो है वो ग्लोमेरुलस के पास जाएगा, उसके अंदर इंट्रैप हो जाएगा, प्रोग्रेसिव मेम्ब्रेन की थिकनिंग होगी, और बाद में जब उसकी डिस्ट्रक्शन होगी तो उसको फाइब्रस टिश्यू रिप्लेस कर देगा, और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो कम हो जाएगा, फंक्शनिंग कैपिलरीज का जो नंबर है वो कम होना शुरू हो जाएगा, और जब उसकी फाइब्रस टिश्यू उसको रिप्लेस कर देगा तो क्या होगा कि जो है वो अनएबल टू फिल्टर, वो अपनी फिल्ट्रेशन का प्रोसीजर जो है वो कंटिन्यू नहीं रख पाएगा। तो ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है वो क्रॉनिक रेनल फेलियर की वजह बनती है। अब नेक्स्ट हम रीनल इंटरस्टिशियम को अगर हम डैमेज देखें, उसके अंदर कोई मसला आ रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, वो चीजें हम देखते हैं। तो रीनल इंटरस्टिशियम को अगर कोई मसला आ रहा है, तो अगर उसको कोई डैमेज हो रहा है, तो हम इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, यानी प्राइमरी या सेकेंडरी डिजीज रीनल इंटरस्टिशियम को, उसको हम इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि इट कैन बी वेस्कुलर ग्लोमेरुलर आर्टिकुलर डैमेज, और इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल नेफ्रॉन्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं, या फिर कोई ड्रग पॉइजन मेडिकेशन जैसे मैंने पहले बताया। तो ये सारी रीजंस किसी भी एक्यूट और क्रॉनिक दोनों रीजन फेलियर्स की वजह बन सकती है। अगर बैक्टीरियल कंटेमिनेशन हो रही है, कैसे हो रही है कि बैक्टीरिया इस क्रीचर को लाए, जैसे बुक पे उन्होंने बताया हुआ है कि वो फिकल कंटेमिनेशन कर दे यूरिनरी ट्रैक्ट की, तो इसको हम कहते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। और इसके अंदर क्या होता है कि वो जो बैक्टीरिया, वैसे तो ब्लैडर के अंदर एक ना फंक्शन होता है कि वो इस बैक्टीरिया को रिमूव कर दे, ठीक है, लेकिन ये जो है अगर नॉर्मल ब्लैडर तो बैक्टीरिया को रिमूव कर देती है, लेकिन अगर ब्लैडर के अंदर जो है वो ऐसा मसला कोई प्रॉब्लम आ गई है कि वो अपना कम्प्लीटली यूरिन को एम्प्टी नहीं कर पा रही और ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, ठीक है, यूरेटर के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आना शुरू हो गई है, तो क्या होगा कि तब भी जो है वो बैक्टीरिया रिमूव नहीं हो रहा ब्लैडर से, तो वो परसिस्ट करेगा, वहां पर मौजूद रहेगा, तो वो ब्लड यूरिनरी ट्रैक्ट के थ्रू किडनी तक भी जा सकता है। और अगर बैक्टीरिया बहुत देर तक परसिस्ट कर रहा है तो वो सिस्टाइटिस इन डिवाइड होकर मल्टीप्लाई होकर सिस्टाइटिस बना देता है, और ये सिस्टाइटिस लोकलाइज्ड भी होता है। लेकिन कुछ पीपल के अंदर जिनके अंदर वेजिको-यूट्रल रिफ्लेक्स होता है, वेजिको-यूट्रल रिफ्लेक्स में क्या होता है कि जो वेजिको-यूट्रल रिफ्लेक्स में जो यूरिन आउटफ्लो था, ठीक है, अगर हमें पता है कि ब्लैडर जब मिक्टोरेशन रिफ्लेक्स होगा, फॉर एग्जांपल ये ब्लैडर है, ठीक है, और ये कम्प्लीटली फुल हो चुकी है, ठीक है, ये फुल हो चुकी है, तो मिक्टोरेशन रिफ्लेक्स आएगा। मिक्टोरेशन रिफ्लेक्स जब होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी और जो है यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन एक्सपेल हो जाएगा। लेकिन सम टाइम अगर इस मिक्टोरेशन रिफ्लेक्स में रिफ्लेक्स जब आया है, ठीक है, तो ये वेजिको-यूट्रल रिफ्लेक्स हो जाएगा। वो इसलिए होगा कि ये ब्लैडर यहाँ पर जो यूरेटर्स हैं उनको कम्प्लीटली अक्लूड नहीं कर पाई मिक्टोरेशन रिफ्लेक्स के दौरान, तो कुछ यूरिन जो है वो प्रोपेल कर जाएगा बैकवर्ड, और वो कहाँ तक चला जाएगा, वो किडनी के पास चला जाएगा।